बांग्लादेशी हैं उनके पास भी, उनके ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है। शेख हसीना की जो पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है। डॉक्टर शरद कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शरद, अमेरिका का एजेंट डॉक्टर यूनिस और वो चाइना और पाकिस्तान के हाथ में खेल रहा है, यानी कि वो जो चाहते हैं वो किया जा रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के दौर में युद्ध करना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी नीति है, कूटनीति है, सरकारों की मजबूरियां भी होती हैं। इतना आसान नहीं है किसी भी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, लेकिन कम से कम हम संकेत तो दे सकते हैं, सबक तो सिखा सकते हैं। अगर भारत केवल बांग्लादेश की कंपनियों पर सख्ती कर ले, जैसे कि अमेरिका ने यूएस की कंपनियों पर किया है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, अगर वही कर ले तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को सबक मिल जाएगा। नमस्कार मनोज, नमस्कार मेरे सह पैनलिस्ट को, इंडिया न्यूज के व्यूअर्स को जी नमस्कार। देखिए, एक पुरानी कहावत होती है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, या एक कहा जाता है ये मुंह और मसूर की दाल। तो जो बांग्लादेश ने धमकी दी है पहले कि हम यहाँ कब्जा कर लेंगे, वहां कब्जा कर लेंगे, उनकी अगर मैं इसको सस्ती भाषा में कहूँ तो उनकी औकात नहीं है कि वो ये कर सकते हैं। मैं आर्थिक तौर से आपको बता रहा हूँ, $500 बिलियन की इकोनॉमी और 17-18 करोड़ लोग जो बांग्लादेश में रहते हैं, उसमें से मनोज चंद हजार लोग हैं जो कि इस मानसिकता के शिकार हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश अभी कुछ ही समय पहले उसका दुनिया भर में विकास के लिए नाम था। मैं खुद लंदन जाता था, अच्छे स्टोर्स पे जाता था, वहाँ मेड इन बांग्लादेश के कपड़े दिखते थे। और बांग्लादेश के जो आवाम है, आम आदमी है, वो तरक्की चाहता है, वो विकास चाहता है, वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है। ये चंद हजार लोग 17-18 करोड़ की आबादी के ऊपर अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, पहली बात। और जहां तक भारत के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात है, बड़ी लंबी 6000 आइटम से ज्यादा की लिस्ट है मनोज, जो कि भारत वहां निर्यात करता है। कुल निर्यात 14-15 बिलियन डॉलर का है, बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं। उसमें से $2 बिलियन जो है कुल हम वहां से एक तरफ है, 12-13 बिलियन डॉलर एक तरफ है जो कि भारत वहां भेजता है जी। अब आप लगाइए कि $12 बिलियन का सामान वहां पर जाना बंद हो जाता है, तो कुछ हद तक बांग्लादेश के ऊपर दिक्कत आएगी। जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनको उस चीज की परवाह नहीं है। ये लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतें, महंगाई, इनको इन सब से कोई सरोकार नहीं है। इन लोगों को सिर्फ अपनी मानसिकता को आगे बढ़ाना है, आम जनता परेशान होती रहे, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। जिसमें एक दूसरा एंगल भी है जो बहुत जरूरी है समझना मनोज, वो ये है कि अगर भारत से ये 12-13 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट होता है, 6000 आइटम की बहुत लंबी लिस्ट है, दवाइयों से लेके और खाने पीने की चीजें, गिनवाता जाऊं तो शायद बाकी का शो चला जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि चाइना पूरी तरह से सक्षम है इस सामान की पूर्ति करने में। यानी कि अगर भारत से बंद हो जाता है तो चाइना तुरंत पीछे से आके, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो इस सिचुएशन का फायदा उठाएगा और सस्ती दरों पर वहां पर ये सामान भेजना शुरू कर देगा। वो सीधा कह देगा बांग्लादेश से, तुम चिंता मत करो, जो सामान वो नहीं देते, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मुझे लगता है इस समय क्या करना चाहिए, जहां तक भारत आज पहला कदम उठाया है कि भारत के विदेश मंत्रालय के रिप्रेजेंटेटिव वहां जाके उन्होंने एक तरह से वार्निंग दी है। आगे क्या होगा अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं, मोहम्मद यूनुस साहब उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते हैं, जो कि एक कठपुतली हेड ऑफ स्टेट वहां पर है इनके हाथों में, तो भारत को यूएन ह्यूमन राइट्स में तुरंत जाना चाहिए। भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फाइल करना चाहिए और भारत को डिप्लोमेटिक स्तर पर सारे विकसित देश जो कि बांग्लादेश के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उनमें एक मुहिम चलानी चाहिए कि ये वो देश है। और अगर फिर भी नहीं, तो मुझे नहीं लगता, मैं थोड़ा सा यहाँ डिफर करूंगा, हमें अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत नहीं है बांग्लादेश को अकल सिखाने के लिए, हमें नहीं चाहिए, हम खुद ही काफी है। बांग्लादेश तो हमारे लिए एक छोटी सी स्टेट के बराबर है, 2-4 दिन में ही उनका काम हो सकता है। अगर वो इस तरीके की मानसिकता रख रहे हैं कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर कब्जा करेंगे, मुझे लग रहा है वो एक अंग्रेजी में कहावत होती है, ड्रीम ऑन, के सपना देखते रहे वो बैठ के। अगर वो सपना सपने देखने में तो किसी को मनाही नहीं है। ठीक बात। तो ये सिर्फ बेकार की धमकी है, ये इंटिमिडेशन है। और मुझे लगता है भारत सरकार ने पहला कदम उठाया है। अगला जो कदम होगा मनोज, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगला कदम इससे ज्यादा सख्त होगा। इकोनॉमिक सैंक्शंस जिन्होंने आपने बात करी, ये सब तो होगा ही होगा, ट्रेड टाइज तो कट हो ही जाएंगी, पर मामला यहीं पर आगे रुकने वाला नहीं है। अगर ये बाज नहीं आते हैं, बांग्लादेश को आगे ही नहीं, अभी तो हमारे विदेश मंत्रालय से बोला है कि आगे आप ये सब बंद करिए, मंदिरों पे हमला, हिंदुओं पर हमला, जो पीछे जो नुकसान हुआ है आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आपने जो मंदिर तोड़े हैं, आपने हिंदुओं को मारा है, हिंदू औरतों के ऊपर अत्याचार किए,
आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, खाली आगे के लिए नहीं, आपको पीछे का भी हिसाब देना बिल्कुल पड़ेगा। सही बात है। और उसके उसके परिणाम धीरे धीरे निकल के भी आएंगे, सब लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं। सर्वे के कुछ और सवाल जो हमने लोगों से पूछे, एक और सवाल, बांग्लादेश के बीएनपी लीडर की बंगाल, बिहार, उड़ीसा कब्जाने की धमकी को आप क्या मानते हैं? 40% लोग कह रहे थे कि गीदड़ भभकी है, 10% लोग कह रहे थे पाकिस्तान की शह पर बयान है, 48% लोग ये कह रहे थे कि युद्ध के लिए उकसाया जा रहा है, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों से भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? 40% लोग ये मान रहे थे कि बॉर्डर पर तनाव बढ़ेगा, 35% ये लोग मान रहे थे कि हिंदू असुरक्षित होंगे, 17% लोग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर असर की बात कर रहे थे, और 8% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और अंतिम सवाल, शेख हसीना का भारत में होना क्या तनाव की एक वजह है? 70% लोगों ने कहा कि हाँ, ये एक वजह है। 28% लोग कह रहे थे ऐसी कोई वजह नहीं है, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। शरदेंदु जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास में चलूंगा। शरदेंदु जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या शेख हसीना भारत में है? हमने उन्हें यहाँ पर पनाह दे रखी है, जबकि शेख हसीना को लेकर वहाँ विद्रोह हो रहा है, उनकी पार्टी के ही लोगों को, बांग्लादेशी को ही मारा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। क्या एक कारण ये हो सकता है, या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान उकसा रहा है, वो चाहता है कि भारत की जितनी भी सीमाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा असुरक्षित रहें, तो भारत के लिए एक परेशानी होगी, कोई कुछ और कर तो सकते नहीं है। क्या ये वाकई ये कारण है? देखिए, कारण वहां पे बहुत दिनों से ये अपहीवल चल रहा था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ये चीजें शुरुआत हुई, और स्टूडेंट ये भाप नहीं पाए कि ये कब जमात के हाथ और फंडामेंटलिस्ट के हाथ में उनका एजिटेशन चला गया। शेख हसीना का हिंदुस्तान में पॉलिटिकल एसाइलम लेना हमारी नीति के तहत आता है, ये कोई एब्रेशन नहीं है। तमाम विश्व के देश पॉलिटिकल एसाइलम देते हैं, और हिंदुस्तान ने ऐसा किया, ये हमारी देश की नीति है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अमेरिका ने तख्ता पलट कर लाया, और जिस तरीके से फंडामेंटलिस्ट ताकतें आज की डेट में सड़कों पे हैं, और जिस तरीके का उत्पात मचा रहे हैं और माइनॉरिटीज पे अत्याचार कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और उसकी वजह शेख हसीना नहीं, वहां का फंडामेंटलिज्म है, वहां के जमात के लोग हैं। कोई भी नेता या कोई भी आम लोग इस तरीके की जो हठधर्मिता है या इस तरीके का सेक्टेरियन वायलेंस है, वो नहीं एडवोकेट करते। तो वजह एक बहाना बनाया गया, एक तरीके का नैरेटिव चलाते हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को वहां बढ़ावा दे रहे हैं वहां के फंडामेंटलिस्ट रोड, और साथ में पाकिस्तान और चाइना का अहम रोल है। देखिए, शेख हसीना ने 15 साल तक बांग्लादेश की तरक्की दी, उनका जीडीपी बढ़ा है, उनकी ग्रोथ बढ़ी है, उनका टेक्सटाइल और जूट फैक्ट्री में बहुत इजाफा हुआ है। वो एक डेवलपिंग नेशन, और तमाम तरीके के रेवेन्यू रिसोर्सेज वहां रहते हैं। और आज की डेट में क्या हुआ, उन्होंने अपना चिटगांव का जो पोर्ट है उसकी एक्सेसिबिलिटी डिनाई कर दी। उन्होंने जो डिजिटल और जो हमारा जो कम्युनिकेशन का हब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए थी, उसकी परमिशन बंद कर दी। तो एक तरीके से एंटी इंडिया रेटोरिक चला रहे हैं वहां पे, और ये फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं। वहां के आवामी लीग के लोगों के ऊपर कहते हैं कि हमने हो रहा है पॉलिटिकल अपहीवल है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए 20% की जो पॉपुलेशन हिंदू की थी, वो आज की डेट में 8% हो रखी है। तो तमाम तरीके के हमले जारी हैं। कोई सभ्यता नहीं बताती कि आप दूसरे के रिलीजियस प्लेसेस या माइनॉरिटीज पे इस तरीके का अत्याचार करें। तो मेरा मानना है कि वहां की फंडामेंटलिस्ट ताकतों पे को बहुत ही श्रेय मिल रहा है, वहां के वाकई श्रेय मिल रहा है। कर्नल नैन, आप क्या मानते हैं? इसको चेक करने की जरूरत है, नहीं तो इस तरीके का देखिए 5 अगस्त से इस तरीके की चीजें चल रही, 4 महीने से ज्यादा होगा, और वो कंट्रोल नहीं कर पाए। शुरू में उनका एजेंडा था कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, इलेक्शन कराएंगे, 3 महीने में इलेक्शन कराने की बात थी, लेकिन आज की डेट में ना तो इलेक्शन की डेट आई, और ये कहा गया कि शायद अगला होगा। कर्नल दिनेश नैन, देखिए मनोज, मैं जैसे कि थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूंगा अपनी बात को। पिछली बार थोड़ा आधी रह गई थी कि अमेरिका के अंदर जो सिचुएशन अभी चल रही है, हमारे पास 20 जनवरी तक का टाइम है, जब डोनाल्ड ट्रंप कमांड संभालेंगे। तब तक जितना रायता फैला सकता है जो बाइडेन वो फैलाएगा, चाहे वो बांग्लादेश में, यूक्रेन में हो, चाहे और कहीं हो दुनिया के अंदर। और जो खासकर एजेंट बैठा हुआ है मोहम्मद यूनुस, वो जमात इस्लामी के साथ मिलकर के, कट्टरपंथियों के साथ मिलकर, जब जिसमें बीएनपी जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, और जो कि प्रो पाकिस्तान रहती है हमेशा और एंटी माइनॉरिटीज रहती है,
पूरा फायदा उठा रहे हैं सिचुएशन का, वो कर रहे हैं। अब भारत के लिए पास क्या इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, हम 3 फ्रंट पे से लड़ सकते हैं। पहला इकोनॉमिकल, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। शायद भारत की ये नीति है कि 20 जनवरी जल्दी नजदीक आए, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के वो बिजनेसमैन है, अगर जहां जहां पर पे भी बांग्लादेश का ये कपड़ा आयात होता है, निर्यात होता है, अगर उन कंट्रीज के साथ में जाके पूरी सिचुएशन को संभाल लिया जाए और इसको एक आर्थिक मार दी जाए, तो मैं समझता हूं वो अभी हम जो $12 बिलियन का अपना एक्सपोर्ट इनको रोकेंगे, उसमें हमारा घाटा ज्यादा है, उससे ज्यादा बेहतर वो रहेगा। और क्यों ना वो बिजनेस हम अपने पास कंट्रोल कर लें। रही बात दूसरा, एक प्रोपेगेंडा के स्तर के ऊपर, देखिए प्रोपेगेंडा के अंदर इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सब पाकिस्तान से सीखा हुआ है। हर जगह पे, चाहे चिटगांव की बात कर रहे हो, चाहे हमारा जो हमने अपने ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो बैंडविड्थ जो इनके थ्रू इंटरनेट की भेजनी थी, वो बंद करने का करार किया गया इन लोगों के द्वारा। चाहे TB2 ड्रोन्स को इन्होंने उठा करके हमारे चिकन नेक के पास रख दिया जाए, इन्होंने सारा उकसाने का काम किया है कि भारत 20 जनवरी से पहले कुछ ना कुछ कोई स्टेप उठा ले, कोई गलत काम कर दे। लेकिन हमारे को बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से इस सिचुएशन को संभालना होगा। इस टाइम पे हमें बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा। नंबर तीसरा, ये हम सब जानते हैं कि मिलिटरीली बांग्लादेश हमारे सामने कहीं स्टैंड नहीं करता, कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता। और लेकिन अगर हम उसको इस टाइम पे बांग्लादेश के साथ में टेम्परेरी तरीके से मिलिटरीली कोई अगर अचीवमेंट कर भी लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर वो हमारे खिलाफ नेगेटिव जाएगा। क्योंकि चीन हर हालत में उकसाने के बाद साथ साथ ये उन लोगों को भरोसा देके बैठा हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हालांकि चीन कर कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि चीन के पास यहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। सी को भी हम ब्लॉक कर सकते हो। 4000 किलोमीटर का जो एरिया है बॉर्डर का, पूरे चारों तरफ से घिरा हुआ है। ईस्टर्न कमांड के सारे आर्मी बेसिस चारों तरफ फैले हुए हैं। कहीं बांग्लादेश का कोई मतलब इस तरह का ठोर नहीं है बनता कि चीन आकर के उसके साथ चला जाए। डॉक्टर शरद, मैं इसमें मनोज सिर्फ ये जोड़ना चाह रहा था, अभी हमारे माननीय प्रीवियस पैनलिस्ट ने कहा कि उसमें अगर हम एक्सपोर्ट रोकते हैं तो हमारा ज्यादा नुकसान है। मैं स्पष्टीकरण दे पाऊंगा, हमारा $800 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट है हमारा। हम ऐसी जगह कतई एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, कितना भी नुकसान हो जाए, हमारे हिंदुओं को मारा जाए, जहां हमारे मंदिरों को, देवी देवताओं में आग लगाई जाए, भाड़ में गया ऐसा एक्सपोर्ट मुझे नहीं लगता कोई भी भारतीय ऐसे जगह से रेवेन्यू आना स्वीकार करेगा, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि चाइना वहां सामान नहीं दे पाएगा। चाइना चाहे तो हवाई जहाज से सामान पहुंचा सकता है। चाइना अगर भारत को नुकसान करने के लिए अपना नुकसान, अपने कॉस्ट भी बियर करेगा, तो वो भी उस एक्सटेंट तक भी चाइना जा सकता है। मुझे लग रहा है कि एक होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, बांग्लादेश पैर कुल्हाड़ी पे मार रहा है यहां पर, क्योंकि भारत से रिलेशन खराब कर वो जो भारत पे उसकी निर्भरता थी, भारत के बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठिए, आप हर शहर में जाएं आपको 1 लाख से ऊपर घुसपैठिए हैं, वहां खाने को रोटी नहीं, यहाँ आके वो शरण लेते हैं। ऐसे देश से वो पंगा ले रहे हैं जिस देश ने उनको पनाह दी है, उसके आज वोटर्स कार्ड बन गए हैं, सरकारें जीत जाती हैं बांग्लादेश के वोटों को वोट दिलवा के। तो कहां वो देश हमारे सामने खड़ा होता है मनोज? बिल्कुल आपने सही कहा, और शायद देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर कि बांग्लादेशी ना हो। और आपने सही कहा है कि उन तमाम लोगों ने अपना वोटर ID कार्ड भी बनवा लिए, आधार कार्ड भी बना लिए, और मुझे लगता है ऐसे लोगों को चिन्हित करना भी जरूरी है। सरकार को इसे लेकर भी एक अभियान चलाना चाहिए, और देश की राजधानी दिल्ली में ही बड़े पैमाने पर ऐसे लोग मिल जाएंगे, और समझ नहीं आता कि आखिर ये आ कैसे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो विस्तार से इस पूरे मामले पर मेरे से चर्चा कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले समय में, तब जबकि भारत के विदेश सचिव ने एक संकेत बांग्लादेश में पहुंच कर दिया है, और आने वाले समय में क्या बांग्लादेश पर इसका असर होगा, सबको इंतजार होगा।